परफेक्ट। GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज क्रॉनिक कंडीशन है, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता इस कंडीशन के बारे में, और ना ही इतना मेडिकल सर्जिकल में इस कंडीशन को तवज्जो दिया जाता है, कुछ भी खास नहीं देते हम लोग, बस इतना ध्यान रखते हैं कि है GERD भी होता है, GERD होता है। क्रॉनिक कंडीशन है वियर स्टमक का जो कंटेंट है वो बैक फ्लो कर रहा है, बैक फ्लो, ओके, इनटू द इसोफेगस ड्यू टू वीक डैमेज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो आपका डायफ्राम है और डायफ्राम के पास आपका इसोफेगस फिनिश हो रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि उस वो जहाँ पे जो वहां पे जो स्फिंक्टर है एक छोटा सा, उस डायफ्राम के एंड पे जो हमारी इसोफेगस है, अब वो स्टमक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे जो आपका स्फिंक्टर है वो लूज हो गया है, काम नहीं कर रहा वो अच्छे से, उसकी वजह से स्टमक का जो कंटेंट है वो बैक फ्लो होगा, ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड रिफ्लेक्स डिसीज। सम पीपल हैव रैंडम एपिसोड्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स, कुछ लोगों को रैंडम एपिसोड्स होते हैं, ठीक है, ऑफ एसिड रिफ्लक्स, इट गोज अवे, पर बाद में वो चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। When it occur twice a week, जब हफ्ते में दो बार हो रहा है या फिर more on regular basis, तब इसे GERD बोल दिया जाता है। सो एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें कंटेंट बैकफ्लो हो रहा है और दो बार हो रहा है, ट्वाइस अ वीक देखने को मिल रहा है, तो हम इसे GERD बोल देते हैं। की प्लेयर्स क्या है? नॉर्मली फिजियोलॉजी जो है हमारी, हम स्वोलो करते हैं फूड को, हम स्वोलो करते हैं, फिर हमारा जो फूड होता है उसे हम स्क्वीज डाउन करते हैं ईसोफेगस द्वारा पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की मदद से, कहां पर? स्मूथ मसल में। लेकिन अगर हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है जबकि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, तो फूड जो है मतलब रिलैक्स होता है, फिर फूड एंटर करता है स्टमक में, वेयर इट मीट द एसिड एंजाइम टू ब्रेक इट डाउन। हाँ जी रंजना, कौन कौन से एंजाइम से मिलता है स्टमक में? अमाइलेज और लाइपेज, आर यू श्योर? हाँ, parietal cells, HCl and intrinsic factor, good. And what about, and ghrelin also, and what about chief cells? Pepsinogen, good. And GI lipase, HCl तो ऊपर हो गया ना, parietal cell में, हाँ, good. HCl, intrinsic factor, pepsinogen, ये सब रिलीज होगा, gastric lipase ये सब रिलीज होगा, और फिर क्या होगा? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा ताकि प्रिवेंट कर सके किसी प्रकार की जो फ्लोइंग है इसोफेगस में वापस ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारे इश्यूज हैं, हम टोटल 4 इशू से फेस करते हैं। नंबर 1 इशू, इसोफेगस में कोई दिक्कत है। नंबर 2, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई दिक्कत है। नंबर 3, एंडोमेट्रियम जो लाइन सॉरी जो हमारी इसोफेगस की जो मसल जो है उनमें लाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर स्टमक में एसिड कुछ ज्यादा मात्रा में ही बन रहा है कि वो ऊपर लीक कर रहा है, ठीक है। सो इसोफेगस squeeze the food in a wave like contractions, work with LES to relax but impaired motility but irregularity, जिसकी वजह से बंद क्लोज बंद मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कलेक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स, ये सर्कुलर मसल का जोड़ होता है जो ऐसा बंद होता है, सर्कुलर मसल्स होती है एट द एंड ऑफ द इसोफेगस, ओपन एंड क्लोजेस, हेल्प फूड कम, नॉट लेट द फूड फ्लो बैक। लेकिन गर्ड में क्या हो रहा है? प्रेशर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है स्टमक का, जिसकी वजह से वो खुल जा रहा है और कंटेंट ऊपर आ रहा है, या फिर कुछ किसी के साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट्स की वजह से कंटेंट इसोफेगस में जा रहा है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके मसल्स के जो स्फिंक्टर होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है, तो हमें नॉजिया वॉमिटिंग आती है, और डिपेंड करता है किस कौन सी प्रेगनेंसी में उसे देखने को मिला है, हर प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। नाउ अब प्रेशर वाले कौन ने प्रेशर डालता है? अगर आपने बहुत ओवर ईट कर लिया तो खाना ऐसा बाहर को आ रहा होगा, राइट। हाइटल हर्निया, अगर आपको हर्निया है, हाइटल हर्निया है, डायफ्राम के बीच में जो आपका इसोफेगस एंटर कर रहा है वहां पर हर्निया है, तब भी कंटेंट कहाँ की तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपने ले लिए, ये पेरास्टाल्सिस के साथ डिस्टरबेंस करेंगे, गैस्ट्रिक एम्पटिंग होने ही नहीं देंगे, खाने को पेट में ही रख छोड़ेंगे, इससे भी हमें क्या हो सकता है? बैकफ्लो हो सकता है फूड का।
एंटी हिस्टामाइन भी सेम। साइड इफेक्ट किस किस चीज के हो सकते हैं? मेडिकेशन, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, सेडेटिव, स्मोकिंग एंड फूड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें बैक फ्लो करवा रही है। तो रंजना, जब मैं इसकी मैनेजमेंट करूंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा फूड दूंगी, मैं ऐसी पेरिस्टालसिस इनिशिएट करवाऊंगी जल्दी जल्दी खाली हो जाए, एसिड को बनने ही नहीं दूंगी। यही सब तो करना है ना हमें मैनेज। परफेक्ट। नाउ नंबर 3, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी एंटीकोलिनर्जिक्स। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? एंटीकोलिनर्जिक्स। तो कोलिनर्जिक्स का काम होता है अच्छे से मेटाबॉलिज्म करवाना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लेकिन आपने कौन सी ड्रग दे दी? एंटीकोलिनर्जिक्स। तो अब रेस्ट और डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। तो अब वो कंटेंट वही रहेगा पड़ा हुआ और वो जीआरडी लीड कर सकता है। लास्ट वी हैव ईसोफेजियल म्यूकोसल लाइनिंग। ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो इरोड हो रखी है, वो किसी प्रकार से आपने हार्पिक पी लिया या कुछ गलत चीज खा ली, डैमेज हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से आपके ईसोफेगस में क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से जीईआरडी हो सकता है। तो ये पेशेंट को किस रिस्क पे डाल देते हैं? कैंसर। पेशेंट को कैंसर रिस्क बढ़ सकता है, नैरविंग हो सकती है, स्टिंक्चर्स। अगर एक जगह से स्किन निकली हुई है और अब आपको जल जाते हो, आप जलने के बाद आपकी 2 फिंगर जल गई बीच में से और आप ऐसे हाथ रखे तो आपकी उंगली चिपक सकती है ना, उसी को हम स्टिंक्चर बोलते हैं कि ईसोफेगस भी चिपक जाती है। ब्लीडिंग हो सकती है, एंड लंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी सम लंग इश्यूज एंड यू कैन ऑल्सो सी बैरेट ईसोफेगस। ओके, बैरेट ईसोफेगस का मतलब क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस changes the consistency, changes and match the cell lining in the intestine। यानी कि ईसोफेगस और इंटेस्टाइन में कोई अंतर ही नहीं रह गया, सेम दोनों। दोनों कैसे है? बिल्कुल सेम। जैसे आपके ईसोफेगस की लाइनिंग है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसे बोलते हैं बैरेट ईसोफेगस। वो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन जैसी बन चुकी है, जबकि ईसोफेगस में उतना म्यूकस नहीं होता, उतना चीजें नहीं होती है, बट वो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन जैसी दिख रही है। स्टमक एसिड कंटेंट, जो पेट के अंदर एसिड है वो कंटेंट है, वो भी क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। सो इरोड इसोफेगस इसोफेजाइटस increase the cancer risk and can travel uses laryngopharyngeal reflux। okay, एंड अपर इसोफेजियल जो हमारे सिम्टम्स होंगे, वो पेशेंट की, और वो ऊपर की तरफ अगर सिक्रीशन ट्रेवल कर जाती है तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी प्रॉब्लम में आ सकता है, जिसकी वजह से आपका फेरिंग्स लैरिंग्स डैमेज हो सकता है, तो यहाँ तक प्रॉब्लम फैल सकती है। निमोनिया हो जाएगा जिसकी वजह से, अस्थमा, ईयर इन्फेक्शन, वॉइस चेंजेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा अगर उसका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी अफेक्ट हुआ है तो साइन एंड सिम्टम क्या है? हार्ट बर्न, पेशेंट विल बी कंप्लेनिंग फॉर हार्ट बर्न। ओके, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, पेशेंट को क्या होगा? एपिगैस्ट्रिक पेन, रीगर्जिटेशन, कंटेंट क्या लगेगा? बाहर आने लगेगा, ड्राई कफ, नोजिया, प्रॉब्लम स्वॉलोइंग, लंग, ईयर इन्फेक्शन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। नॉट ऑल पेशेंट फील हार्ट बर्न बट विल हैव रिकरेंट इन्फेक्शन एंड कफिंग। सब लोगों को हार्ट बर्न नहीं होता है, बट बाकी के इन्फेक्शन आप देख सकते हो, कोई कारण ही पता नहीं चल रहा है तो भाई वो गर्ड हो सकता है, एस्पिरेट कर जाएगा ना पेशेंट, तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम। ना डायग्नोस कैसे करें? एंडोस्कोपी करेंगे, पता लग जाएगा एंडोस्कोपी में। ईसोफेगस को हम देखेंगे, नैरोइंग अल्सर्स होंगे वहां पर तो हमें पता लग जाएगा। ईसोफेजियल मोनोमेट्री करते हैं हम, जिसमें असेस करेंगे ईसोफेगस का फंक्शन, कि भाई उसकी एबिलिटी स्क्वीज करने की है कि नहीं है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कैसा है कैसा नहीं है, वो सब हम देख सकते हैं। पीएच मॉनिटर की बात करें तो जो पीएच होता है हमारा, जो पीएच होती है हमारी, मेजरिंग द एसिड अमाउंट इन ईसोफेगस फॉर 24 आवर्स। ओके, तो पीएच जो है आप उसे मॉनिटर करेंगे, क्योंकि स्टमक की पीएच बहुत एसिडिक होगी, माउथ की पीएच उतनी एसिडिक नहीं होगी। तो ईसोफेगस में भी अगर आपको एसिडिक पीएच मिल रही है, मतलब कंटेंट क्या कर रहा है? बैकफ्लो कर रहा है, राइट? सो मेजरिंग द एसिड मूवमेंट इन द ईसोफेगस फॉर 24 आवर्स, स्मॉल ट्यूब स्टेज इन द ईसोफेगस। एक छोटी सी ट्यूब हमारे ईसोफेगस में रहती है जो कि मेजर करती है, पीएच मॉनिटर करती है कि हमारी पीएच कैसी है। ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करना है गाइस? लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज करने को बोलना है, मेडिकेशंस लेने हैं जिनसे एसिड कम हो जाएगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्पीड अप हो जाएगी, वो मेडिकेशंस हमें लेने हैं।
फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन क्या होता है, आपका जो फंडस पार्ट था स्टमक का उसको आप चिपका दोगे, कट कर दोगे, मतलब आप उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि वही पार्ट एसिड को लीड कर रहा है। सो फंडस ऑफ द स्टमक इज प्लेस्ड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। ओके, मोस्ट सीवियर केसेस में आप ऐसा करते हैं, यानी कि जहां पे भी जो अफेक्टेड पार्ट है उसे आप कट करके नीचे चिपका देते हो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंटेंट जो है वो एसिड ऊपर की तरफ नहीं आएगा, जो आना है वो नीचे ही रहेगा, नीचे ही जाएगा। असेस द पेशेंट फ्रीक्वेंट क्वांटिटी ऑफ पेन, आप दर्द के बारे में पूछिए, अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ गर्ड, रेस्पिरेटरी डायग्नोसिस कीजिए, वॉइस चेंज के बारे में देखिए, लाइंग डाउन ज्यादा होगा तो ज्यादा वॉइस चेंजेस होंगे, ज्यादा कफ आएगा और ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगे, तो सीधा लेटने को मना करना है, उसको सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देनी है। पेन एग्रावेट कर सकता है हैवी मील के साथ, अगर वो बहुत ज्यादा हैवी मील ले रहा है तो उससे दर्द और भी ज्यादा हैवी हो सकता है। फूड दैट मेक वर्स एंड डेवलप इश्यूज, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो फूड जो है मेक वर्स एंड डेवलप एसिड, तो थोड़ा अवॉइड करना है। व्हाट मेडिकेशन टेकिंग, कौन से मेडिकेशंस ले, एंटीकोलिनर्जिक्स लेने हैं हमने, यस, पूछना है, आप एंटीकोलिनर्जिक्स तो नहीं ले रहे हो, आप एंटीहिस्टामिन तो नहीं ले रहे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो नहीं ले रहे, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हो, एस्पिरेशन का कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं है, कफिंग ऑक्सीजन कम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट कम तो नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन रिप्रेजेंट करती, कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि पेशेंट को गर्ड है अगर, तो उसका कंटेंट बैकफ्लो करेगा, और अगर वो रेस्पिरेटरी तक प्रॉब्लम दिखा रहा है तो ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, इसीलिए हमें फाइंड आउट करना है पेशेंट को। तो पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे, आप खाना खाएं बट स्मॉल मील्स में खाना खाएं, अवॉइड फूड दैट रिलैक्सेस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, आप प्लीज उस खाने को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो कि आपके लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को क्या करता है, रिलैक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीसी फैटी फूड, तो जो ग्रीसी फैटी फूड होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो लोअर स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स करता है, वो नहीं खाना है। कॉफी नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं पीनी है, पेपरमेंट नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है, ये सारी चीजें क्या करने वाली है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगी। नंबर 3, ईट लास्ट मील 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम से पहले 3 घंटे पहले हमें खाना खाना है, जैसे अगर हम 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे हम खाना खाएंगे। सिट अप 1 आवर आफ्टर मील, वेट लॉस असेस करना है, स्मोकिंग सेसेशन के लिए बोलना है, वॉच द एसिडिक फूड, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, सिट्रस, जूसेस, इन सब के लिए पूछना है। नेक्स्ट आता है एंटेसिड, एंटी मतलब हिस्टामाइंस एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर। सो गाइस आई होप आप लोगों ने फार्मा खोल के देखी होगी, आपको मैंने बोला था गैस्ट्रो की फार्मा प्लीज रिवाइज कर लेना। अगर आपने रिवाइज कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल चुका होगा एंटेसिड क्यों दे रहे हैं, ताकि एसिड क्या हो वहां पर कम हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम एंट एसिड देते हैं तो वो बाकी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है और बाकी ड्रग्स को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो पेशेंट ड्रग्स ले रहा है उसके साथ वो कोई और ड्रग ना ले, क्योंकि कुछ भी और ड्रग लेगा तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये एसिडिटी को खत्म कर रहे हैं तो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। अलोन लेने को बोलना है, और बोलना है कि 1-2 घंटा इंतजार करो, क्योंकि आपकी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करने वाली, कुछ भी काम नहीं करेगा, तो कृपया करके एंटी एसिड के साथ आप कुछ भी ना लें। नंबर 2, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ब्लॉक हिस्टामाइन, पाराइटल सेल्स क्या बनाते हैं, HCl, तो हिस्टामाइंस क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, HCl को बनने नहीं देते। इसको मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रखा हुआ ऑलरेडी फार्मा में, दोबारा से फार्मा आएगी तो मैं रिवाइज कर दूंगी। पाराइटल सेल डिक्रीज द HCl, गैस्ट्रिक एसिड, रेंटाडीन, फोमेंटाडीन, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना होता है इन्हें, लंबे समय के लिए नहीं यूज करते हैं। एंड सेकंड एंटीसिड के साथ नहीं देना है। थर्ड आता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, पीपीआईज, मोस्ट कॉमन ड्रग्स होते हैं ये, ओमिपेराजोल, डोमपेरिडोम एंड मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं, पेंटोपेराजोल, ये स्टमक के एसिड को कम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं ईसोफेगस को बचाने में, हील करने का वक्त दे रहे हैं, जबकि H2 ब्लॉकर HCl को बनने ही नहीं दे रहा है, और पीपीआई भी क्या कर रही है, स्टमक के एसिड को कम कर रही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं, जबकि हमारे जो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं इन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिडेशन वगैरह।
और ये पाराइटल सेल पे काम करता है हिस्टामाइन, जबकि पीपीआई H2 रिसेप्टर H एंड प्रोटॉन पंप पे काम करता है। सो आप देख सकते हैं, अटैच द प्रोटॉन पंप ऑन पाराइटल सेल H प्लस एंड K पॉजिटिव एंड ब्लॉक द रिलीज ऑफ H पाइलोरी, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा, जबकि ये डिक्रीज कर रहा है पाराइटल सेल टू डिक्रीज द HCl, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा। प्रोकाइनेटिक्स भी एक कैटेगरी हमारे पास ड्रग्स की, जो कि प्रिवेंट करते हैं डिले। प्रोकाइनेटिक्स क्या करते हैं, एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। नॉर्मली अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक्स कोई इंसान कोई ड्रग ले रहा है या कुछ खाना खा रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा पेट 3 घंटे में खाली हो जाता है। लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी की वजह से मेरा स्टमक का जो कंटेंट है वो वहीं पे ही है, वो एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो गाइस प्रोकाइनेटिक लेने से क्या होता है, कंटेंट जल्दी से एम्प्टी हो जाएगा। सो प्रिवेंट द डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, तो जो डिले हो रखी है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसको ये तेज कर देगा। जब पेट में कंटेंट ही नहीं रहेगा तो पेट में एसिड नहीं रहेगा, एसिड नहीं होगा तो इसोफेगस को अफेक्ट नहीं करेगा और वो डैमेज नहीं होगी, एंड वो प्रेशर भी नहीं डालेगा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के ऊपर। इम्प्रूव द पेरिस्टाल्सिस, ओके, ये आपके पेरिस्टाल्सिस को इम्प्रूव करता है। एंड एग्जांपल में आता है मेट्रोक्लोप्रामाइड, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा मेट्रोक्लोप्रामाइड, एंड बिथानाकोल जो है वो भी इसी का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट गाइस, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर एसिड है और देखो एसिड कैसे बढ़ रहा है ना। तो ये क्वांटिटी बढ़ गई या तो आपके खाने की, या तो स्फिंक्टर खुल गया, तो कंटेंट कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब जब कंटेंट ऊपर की तरफ आएगा तो क्या प्रिवेंट करें, हाइट हाईली वेट हैवीली हेल्थी वेट मेंटेन करें, अवॉइड करें ट्रिगर्स, डोंट लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, ईट स्लोली, च्यू थॉरोली, लिमिट अल्कोहल, क्विट स्मोकिंग, elevate the top half of your body, avoid tight fitted clothing and carbonated beverages, okay। चलो अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स की। सो गाइस, एसिड प्रिवेंशन पीपीआई किस पे काम करता है, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव पंप के ऊपर। तो ये जैसे कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर एग्जांपल पंटोपैराजोल प्रिवेंट करता है, अल्सर नहीं बनने देगा और हड्डियों को भी नहीं टूटने देगा, और रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्ट होते रहने, क्योंकि पोरस कर देता है, पोरस कर देता है बोन्स को। और सी डेफिसी जो है, जीआई के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब भी आप पीपीआई दे रहे हो 4 P ध्यान रखो, पैराजोल प्रिवेंट अल्सर, पोरस बोन कर सकता है और पॉसिबल जीआई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एसिड ही नहीं है तो बैक्टीरिया तो पेट में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एसिड था, पर आपने तो पीपीआई दे दी, अब एसिड तो बन ही नहीं रहा पेट में, तो इंसान को इन्फेक्शन हो सकती है। पर क्या ध्यान रखना है कि खाना खाने के 3 मिनट पहले हम इसे देते हैं, 30 मिनट्स बिफोर द मील। नेक्स्ट, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट, जो आपकी म्यूकोसा लेयर है एसिड वाली, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो सुक्राल्फेट, ओके, एग्जांपल है। की पॉइंट क्या है, जब भी आप इस ड्रग को ले रहे हो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले लेना है, ताकि वो एक कवरिंग बना दे लेयर की, और अब आप खाना खाओ तो वो डैमेज ना करे आपकी स्किन की लेयर को। तो इसीलिए हम पहले कवरिंग बना देते हैं, 1-2 घंटा पहले इसे खा लेते हैं। दवाई के साथ नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा स्टमक के अंदर, इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी किसी भी दवाई के साथ नहीं लेते हैं। मेमोरी ट्रिक क्या है, सुक्राल 8 खाना खाने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, टेकन लेट। तो या तो आप 2 घंटा खाना खाने से पहले या फिर 2 घंटा खाना खाने के बाद, ताकि एसिड बिल्कुल ना लगे। नेक्स्ट आता है एंटीसिड। एंटीसिड्स क्या होते हैं, जो कि आपके एसिड को कम कर देते हैं, ओके। एंटी एसिड्स होते हैं, एंटी मिक्सिंग विद अदर मेडिकेशन, तो इनको कभी भी हम लोग किसी दूसरी ड्रग के साथ नहीं देते हैं। इट डजंट लास्ट लॉन्ग, बस इनोपिया ठीक हुआ खत्म, एक सिरप लिया खत्म, बट ज्यादा लंबे तक समय तक ये काम नहीं करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। गाइस, इनको मैंने बहुत डीपली ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, कुछ ट्रिक्स क्या है इसके बारे में, एसिड होते हैं, मिक्सिंग विद अदर मेडिकेशन, 1 आवर बिफोर आफ्टर, नॉट फॉर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स, क्योंकि क्या करते हैं, ये स्वेलिंग करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम इन्हें हार्ट फेलियर वाले मरीजों में नहीं देते हैं। देन लास्ट है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में टाइडीन, रेंटाडीन, फॉर्मेंटाडीन, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास। इनको भी 30 मिनट्स पहले ही मील से हम जो है वो लेते हैं, ताकि हम अपने एसिड को प्रिवेंट कर सके, बनने ही ना दे। गाइस, इज इट क्लियर एवरीवन, क्या आपको जीआरडी क्लियर हुआ?